Hello dear students, I am Umar Shankar Nirmalkar, Assistant Professor, Bharati College of Pharmacy. Today we are discussing about antipsychotic drugs or neuroleptics. प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था साइकोसिस के बारे में। उसका साइकोसिस का एक कंडीशन जो मेंटल डिसऑर्डर होता है उसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज किया जाता है दिस इज अ एंटीसाइकोटिक ड्रग। दिस इज अ एजेंट व्हिच इज यूज्ड टू ट्रीट साइकोसिस और schizophrenia. तो एंटीसाइकोटिक इज अ ड्रग और एजेंट विच इज यूज्ड टू ट्रीट साइकोसिस और सिजोफ्रेनिया। मींस अगर किसी मेंटल डिसऑर्डर को हमको ठीक करना है तो आपका साइकोसिस जो होता है मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें आपका जो थॉटनेस है वो कम हो जाता है और भी बहुत सारे जैसे सोशल विड्रॉल कंडीशन हो जाते हैं जिसको हमने देखा था पॉजिटिव सिम्टम नेगेटिव सिम्टम। तो उस चीज को ट्रीट करने के लिए उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग और न्यूरोलेप्टिक्स। न्यूरोलेप्टिक्स मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि न्यूरॉन से रिलेटेड होती है और एंटीसाइकोटिक मतलब ये आपको साइकोसिस की जो कंडीशंस होते हैं जो साइकोटिक पेशेंट होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए इस एजेंट का या इस मेडिसिन का या इस कैटेगरी का यूज किया जाता है। दिस इज अ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग। और न्यूरोलेप्टिक्स। तो इसमें आपका जनरेशन के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया गया। जैसे आपका फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक, या इसको टिपिकल एंटीसाइकोटिक भी बोला जाता है। टिपिकल एंटीसाइकोटिक। इसमें आपका अलग अलग पोटेंसी के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर दिया गया। जैसे आपका लो पोटेंसी, ठीक है, पोटेंसी मतलब उसकी क्षमता। तो आपका लो पोटेंसी का जो ड्रग होता है मतलब उसकी जो पोटेंसी होती है वो लो होती है। तो उस कैटेगरी आपका एग्जांपल उसमें एग्जांपल हमारा आता है क्लोरप्रोमाज़िन। दिस इज अ लो पोटेंसी ड्रग। क्लोरप्रोमाज़िन बहुत ज्यादा यूज होने वाला ड्रग है आपका एंटीसाइकोटिक एज एंटीसाइकोटिक। दूसरा हम बात करते हैं मीडियम पोटेंसी। मीडियम पोटेंसी, तो मीडियम पोटेंसी में अगर आपका ड्रग है तो आपका ड्रग आता है लोक्सापिन। तो आपका मीडियम लो पोटेंसी में आ गया क्लोरप्रोमाज़िन, मीडियम पोटेंसी में आता है आपका लोक्सापिन, या एक और आता है आपका थियोथेक्सिन। थर्ड है आपका हाई पोटेंसी, इसकी पोटेंसी क्या होगी, हाई होगी एज कंपेयर टू दिस वन। तो हाई पोटेंसी जो आपका ड्रग है दिस इज अ हैलोपेरिडोल, या और आपका ड्रोपेरिडोल। तो आपका हाई पोटेंसी ड्रग है हैलोपेरिडोल, ड्रोपेरिडोल। तो ये आपका हैलोपेरिडोल बहुत यूज होता है। तो आपका लो पोटेंसी ड्रग, मीडियम पोटेंसी ड्रग, हाई पोटेंसी ड्रग, तो ये आपका एक कैटेगरी होता है जिसे फर्स्ट जनरेशन मतलब सबसे पहले जो एंटीसाइकोटिक ड्रग ढूंढा गया वो आपका फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक है जिसमें आपके लो पोटेंसी में क्लोरप्रोमाज़िन, मीडियम पोटेंसी में लोक्सापिन और हाई पोटेंसी में आपका हैलोपेरिडोल। तो साथ ही साथ हम इसका फर्स्ट जनरेशन का मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देख लेते हैं कि आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो जो फर्स्ट जनरेशन जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होता है मोस्टली जो ये आपका होता है ये आपका एक्ट करता है पॉजिटिव सिम्टम्स में। जो आपको साइकोसिस का जो पॉजिटिव सिम्टम्स होता है उसमें एक्ट करता है आपका फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक। अगर हम क्लोरप्रोमाज़िन की बात करेंगे तो क्लोरप्रोमाज़िन जो होता है
D2 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, क्योंकि आपका जो पॉजिटिव सिम्टम्स होता है उसके लिए रीजन क्या होता है, रीजन होता है इंक्रीज लेवल ऑफ डोपामिन। तो आपका जो डोपामिन का लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। आपने तो इसको हम मानते हैं कि आपका जो लिम्बिक सिस्टम होता है, जो आपका लिम्बिक सिस्टम होता है, उस सिस्टम में आपका जो डोपामिन का लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जो क्लोरप्रोमाजिन होता है, क्योंकि आपका डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, डोपामिन के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, तो उस डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे आपका D1 D2 D3 आपके रिसेप्टर्स हैं। तो क्लोरप्रोमाजिन क्या करता है, क्लोरप्रोमाजिन ब्लॉक करता है D2 रिसेप्टर। D2 रिसेप्टर को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है, इनहिबिट D2 रिसेप्टर, इनहिबिट D2 रिसेप्टर। अगर D2 रिसेप्टर को इनहिबिट करेगा मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका डोपामिन का लेवल क्या हो रहा था, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, डोपामिन का लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम D2 रिसेप्टर मतलब उस रिसेप्टर को इनहिबिट कर दें जो डोपामिन को रिलीज करता है, तो डोपामिन का लेवल क्या हो जाएगा, वहां पे इंक्रीज नहीं होगा, मतलब वहां पे क्या हो जाएगा, वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो वहां पे क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। जब हम D2 रिसेप्टर को क्या कर दे, इनहिबिट कर दिए, यहाँ पे इनहिबिट कर दिए, तो आपका D2 रिसेप्टर इनहिबिट होगा मतलब डोपामिन का रिलीज क्या हो गया, इनहिबिट हो गया। तो डोपामिन रिलीज नहीं होगा मतलब डोपामिन का अमाउंट बढ़ेगा नहीं, और पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस में क्या होता है, डोपामिन का लेवल इंक्रीज हो रहा था। इसलिए हम ये ड्रग जो देते हैं क्लोरप्रोमाजिन की बात कर रहा हूँ, D2 रिसेप्टर इनहिबिटर होता है, D2 रिसेप्टर ब्लॉकर, D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, D2 रिसेप्टर को इनहिबिट कर देने के कारण डोपामिन का लेवल क्या होगा, जो बढ़ रहा था, यही आपका रिसेप्टर है जो डोपामिन रिलीज कर रहा था, अभी डोपामिन या रिसेप्टर ही इनहिबिट हो गया, तो आपका डोपामिन का रिलीज क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो डोपामिन का रिलीज बंद हो गया मतलब आपका अल्टीमेटली उसका जो लेवल होता है या उसका जो अमाउंट होता है वो आपके ब्रेन में नॉर्मल हो जाएगा, और नॉर्मल हो जाएगा तो आपका जो साइकोसिस कंडीशन है, पॉजिटिव सिम्टम ऑफ साइकोसिस है, वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। तो ये आपका मोड ऑफ एक्शन होता है फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग का। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। इसका और एक्शन हम देखेंगे कि क्या क्या आपके एक्शंस होते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक। सेकेंड है आपका सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक। दिस इज एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। तो आपका फर्स्ट जनरेशन हो गया, दिस इज सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में आपके डिफरेंट ड्रग्स है, जैसे आपके क्लोजापिन, ओलांजापिन, रेस्पेरिडोल। तो आपका क्लोजापिन, ओलांजापिन और रेस्पेरिडोल, दिस इज अ सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स। इसका आपका जो सेकंड जनरेशन जो एंटीसाइकोटिक होता है उसका अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये एक्ट करता है एक्ट ऑन बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस। तो आपका जो क्लोजापिन, ओलांजापिन और रेस्पेरिडोल होता है मतलब सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक होता है, वो दोनों कंडीशन पे एक्ट करता है, मतलब आपको पॉजिटिव सिम्टम्स को भी ठीक करता है और आपका नेगेटिव सिम्टम्स को, मतलब ये एक्ट करता है बोथ डोपामिन एंड सेरोटोनिन रिसेप्टर पे, डोपामिन एंड सेरोटोनिन रिसेप्टर पे, दोनों रिसेप्टर पे क्या करता है, ये एक्ट करता है। तो हम इसको देखते हैं कि आपका D2 रिसेप्टर प्लस 5-HT2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। तो आपका जो क्लोजापिन, ओलांजापिन और रेस्पेरिडोल होता है, तो जो आपका सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक जो ड्रग होता है वो D4, तो डोपामिन का D4 और सेरोटोनिन का 5-HT2
2 ये रिसेप्टर को इनहिबिट करता है। तो ये आपका, तो आप अगर फर्स्ट जनरेशन को सेकंड जनरेशन को फर्स्ट जनरेशन कंपेयर करेंगे तो ये आपका बेस्ट ड्रग होता है, बेस्ट जनरेशन होता है या बेस्ट कैटेगरी होता है, क्योंकि ये आपका जो फर्स्ट जनरेशन होता है ओनली ये पॉजिटिव सिम्टम्स को ट्रीट करता है, लेकिन जो आपका सेकंड जनरेशन होता है वो दोनों कंडीशन को ठीक करता है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो ये आपका दोनों रिसेप्टर को क्या करता है, इनहिबिट करता है, डोपामिन को भी इनहिबिट करता है और सेरोटोनिन को इनहिबिट करता है। तो ये आपको दोनों कंडीशन के लिए यूजफुल होता है। उसके बाद हम थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं, तो दिस इज अ थर्ड जनरेशन एंटीसाइकोटिक, थर्ड जनरेशन एंटीसाइकोटिक। थर्ड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग की बात करेंगे तो एग्जांपल है आपका एरिपिप्राजोल। तो आपका थर्ड जनरेशन जो ड्रग होता है दिस इज एरिपिप्राजोल। तो ये आपका एरिपिप्राजोल ये भी अच्छा, बहुत अच्छा ड्रग है आपका एंटीसाइकोटिक के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ये थर्ड जनरेशन ड्रग है। मतलब आपका अगर और देखा जाए फर्स्ट और सेकंड की बात, तो आपका थर्ड जनरेशन ये भी आपका बोथ में एक्टिविटी शो करता है, मतलब आपका डोपामिन रिसेप्टर और सेरोटोनिन रिसेप्टर दोनों में एक्शन इसका है। तो ये आपका आपका डोपामिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है, साथ में 5-HT1 रिसेप्टर को भी ये इनहिबिट करने का काम करता है। अब हम देखते हैं अदर एक्शन ऑफ दिस ड्रग्स। ये आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। आपका 3 अलग-अलग कैटेगरी था, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। उसमें भी आपके अलग-अलग ड्रग थे जो मैंने एग्जांपल में सबको आपको बता दिया। अब हम देखते हैं आपका कुछ ड्रग्स के एक्शन। जैसे हम अभी क्लोरप्रोमाजिन का हम एक्शन देखे थे, क्लोरप्रोमाजिन। क्लोरप्रोमाजिन की बात कर रहे थे तो दिस इज अ D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, मतलब ये आपका लिम्बिक सिस्टम में इनहिबिट करता है, लिम्बिक सिस्टम में जो डोपामिन रिसेप्टर होता है उसको इनहिबिट करता है। तो इसके अदर एक्शन देखेंगे तो ये साथ में आपका, अगर CNS की बात करेंगे तो ये आपका लिम्बिक सिस्टम में जो आपका D2 रिसेप्टर है उसको इनहिबिट करने का काम करता है। तो मेन इसका जो फंक्शन होता है वो D2 रिसेप्टर पे होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, ये डोपामिन रिलीज को कम कर रहा है, डोपामिन रिलीज को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। उसके बाद क्या होता है आपका इसका एक्शन, अगर हम ANS की बात करेंगे तो ANS में क्या करता है आपका, ANS की बात करेंगे तो ये अल्फा 1 रिसेप्टर को इनहिबिट करता है, अल्फा 1 रिसेप्टर को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है, इनहिबिट करता है अल्फा रिसेप्टर को, एंटागोनिस्ट होता है। तो अल्फा 1 रिसेप्टर को इनहिबिट करने के कारण इसका एक एडवर्स इफेक्ट होता है, एडवर्स इफेक्ट अल्फा 1 रिसेप्टर को, क्योंकि ये कॉज करता है हाइपोटेंशन। दिस इज अ पोस्चरल हाइपोटेंशन, आपका हाइपोटेंशन कॉज होता है, क्योंकि अल्फा रिसेप्टर को इनहिबिट करने पे आपका हार्ट रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, जिसको हम बोल रहे हैं हाइपोटेंशन। तो अगर ANS की बात करें तो अब ये आपका क्लोरप्रोमाजिन जो होता है एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी देता है, आल्सो गिव एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट। ठीक है, तो आपका एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट देता है। अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें, एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे तो जो क्लोरप्रोमाजिन होता है आपका डोपामिन के लेवल को कम तो करता है, लेकिन डोपामिन के लेवल को कम करने के एक और दूसरे जो इफेक्ट होता है, दिस इज द इंक्रीज रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। तो इंक्रीज रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, तो आपका क्लोरप्रोमाजिन एंडोक्राइन सिस्टम में आपका प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इसका अगर हम एक साइड इफेक्ट देखें तो अगर साइड इफेक्ट की बात करेंगे प्रोलैक्टिन सिक्रीशन के कारण, एंडोक्राइन सिस्टम में इफेक्ट के कारण
तो ये आपका कॉज करता है गायनेकोमेस्टिया। तो आपका जो क्लोरप्रोमोजिन होता है एंडोक्राइन सिस्टम में रिलीज प्रोलैक्टिन सिक्रेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, और इसी प्रोलैक्टिन के इंक्रीज लेवल के कारण कॉज होता है गायनेकोमेस्टिया। दिस इज अ डिसऑर्डर। इसमें आपका मेल में फीमेल के आपके जो कुछ कैरेक्टर्स है वो शो होने लगते हैं। दिस इज अ गायनेकोमेस्टिया। तो ये आपको क्लोरप्रोमोजिन का इफेक्ट हो गया। और क्लोरप्रोमोजिन का अगर हम बात करेंगे तो इसका कोई डिपेंडेंस या इसका कोई टॉलरेंस नहीं होता है। तो ये आपका क्लोरप्रोमोजिन हुआ। अब अगर हम देखें तो आपका जो क्लोरप्रोमोजिन होता है वो आपका एक ही रिसेप्टर या एक ही कंडीशंस को ट्रीट करने का काम करता है, जैसे पॉजिटिव सिम्टम को ठीक करने का काम करता है। लेकिन आपका जो सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक होता है, जैसे आपका क्लोजापिन, क्लोजापाइन या आपका ओलाजापिन, वो होता है आपके बोथ रिसेप्टर में एक्टिविटी शो करता है। बोथ रिसेप्टर में एक्टिविटी मतलब आपका डोपामिन में करता है, साथ में साथ सेरोटोनिन में भी इफेक्ट देता है, जिसके कारण से वो आपका ज्यादा यूजफुल है एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक। और साथ में इसका जो एडवर्स इफेक्ट है उसको भी वो ओवरकम करने का काम करता है। जो आपके साइड इफेक्ट्स जैसे आपका हाइपोटेंशन है, आपका गायनेकोमेस्टिया है, उसको भी ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल, मतलब उसमें ये कंडीशन बहुत कम होता है। तो उस सिचुएशन को देखते हुए आपका जो सेकंड जनरेशन ड्रग होता है वो बेटर होता है आपके फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स ड्रग से। और आपका एक एंटीसाइकोटिक ड्रग का एक नेचुरल साइड इफेक्ट होता है, दिस इज एक्स्ट्रा पायरिमिडल साइड इफेक्ट, क्योंकि ये आपका साथ में पार्किंसन डिसीज भी कॉज करता है, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा पायरिमिडल साइड इफेक्ट के कारण ये पार्किंसन डिसऑर्डर कॉज करता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, पार्किंसन डिसऑर्डर का मतलब होता है, अगर हम पार्किंसन डिसऑर्डर की बात करेंगे तो पार्किंसन डिसऑर्डर क्यों होता है, क्योंकि आपके ब्रेन में डोपामिन की कमी हो जाती है। डोपामिन की कमी होने के कारण आपको जो डिसीज होता है, दिस इज अ पार्किंसन। एक्स्ट्रा पायरिमिडल साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो पार्किंसन क्यों होता है, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामिन। ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामिन मतलब कि आपके ब्रेन में अगर डोपामिन की कमी हो गई तो आपको डिसीज होता है पार्किंसन। और एंटीसाइकोटिक जो ड्रग हो रहा है आपके जो डोपामिन रिसेप्टर टारगेट करेंगे, क्या कर रहे हैं, डोपामिन के लेवल को या डोपामिन का जो रिसेप्टर है उसको इनहिबिट कर देगा। डोपामिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है या रिलीज नहीं हो रहा है। तो रिलीज नहीं होगा मतलब क्या होगा, डोपामिन का डोपामिन का आपका डिस्ट्रक्शन होगा। डोपामिन का डिस्ट्रक्शन होने के कारण आपका डोपामिन नहीं बनेगा तो आपको डिसीज हो सकता है पार्किंसन। तो ये आपका साइड इफेक्ट हो सकता है। तो ये आपका जो मोस्टली साइड इफेक्ट होता है ये आपका और एंटीसाइकोटिक्स का भी बोल सकते हैं और आपका फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक का भी बोल सकते हैं। उसका हाइपोटेंशन में बता दें, क्योंकि आपका जो ड्रग होता है डिप्रेसिव रिसेप्टर के साथ साथ अल्फा 1 रिसेप्टर पे भी एक्ट करता है। अल्फा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करता है वो आपका मस्कुलिनिक रिसेप्टर है जो इनहिबिट करने का काम करता है। तो ये हो गए आपके जो एंटीसाइकोटिक ड्रग और उसके मोड ऑफ एक्शंस। तो ये हो गए आपके कंप्लीट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। थैंक यू।